हेलो फ्रेंड्स। अपनी ये एकेडमिक बहुत बार ये देखा है हमारे यहाँ सेंट्रल स्टेट की पावर्स को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती। कई बार लगता है कि सेंटर अबव है या स्टेट अबव है या अपने अकॉर्डिंग। तो आज या फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें समझ नहीं आता है कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या स्टेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर रखा और ये बता रखा है कि किस तरीके से दोनों ही बॉडीज़ वर्क करेंगी। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर रखा है। तो अब हम आगे इस चैप्टर में या इस सीरीज़ को जो शुरू करने जाते हैं हम उसमें पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स और केस लॉज के साथ किस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये जो सीरीज़ होने वाली ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है आपके आंसर राइटिंग में, या फिर आप इसको जनरली अपने नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं तो भी इसमें प्रॉपर केस लॉज और डॉक्ट्रिन्स दोनों ही डिस्कस किए गए हैं। तो हम मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आज आर्टिकल 245 की, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करता है। तो आर्टिकल 245 हमारा कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है उसे ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गई किसी भी चीज़ को बिना वॉयलेट किए, सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट may make laws for the whole or any part of the state। इसका मतलब ये हुआ जो सब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं बिना उन्हें वॉयलेट करते हुए, उन्हें ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट पूरी कंट्री या फिर किसी पार्ट के लिए लॉज बना सकता है। उसके बाद में एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। उसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पूरे स्टेट या उसके किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन में सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली है वो है सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सब 245 क्लॉज 1 है वो बात करता है लेजिस्लेटिव पावर की टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर के डिवीज़न की। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर उसके पास दो तरीके, लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पावर का वो दो तरीकों में हुआ है। एक तो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट मैटर। तो जो 245 का आर्टिकल है, आर्टिकल 245 का क्लॉज 1 है वो बात कर रहा है टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो कंट्री या उसकी किसी एक पार्ट के लिए चाहे तो वो लॉज कुछ भी बना सकता है। सेम वैसे स्टेट अपने पूरे स्टेट के लिए या उसकी किसी पार्ट के लिए लॉज बना सकता है। उसका सेकंड क्लॉज कहता है 245 का, नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। क्लॉज 2 कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसे लॉ बनाता है जिसकी जो टेरिटरी थी बनाने की लॉ वो स्टेट के पास थी, तो सिर्फ इस बात पे उसको नहीं मान लिया जाएगा इनवैलिड कि पार्लियामेंट ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोई फंक्शन किया है या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जा करके जो स्टेट के पास पावर थी उससे बियॉन्ड जा करके पार्लियामेंट ने उस चीज़ को लेकर के लॉ बना दिया। इसके लिए हम आगे सब्जेक्ट मैटर जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए हम आगे जानेंगे। इस क्लॉज को हम और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम आगे अपना सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे 7th शेड्यूल के बारे में, जो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात करता है, क्योंकि उसी में डिवाइड किए गई हैं तीनों सब्जेक्ट्स मैटर की स्टेट लिस्ट पे, यूनियन लिस्ट पे में लिखी चीज़ों पे सिर्फ यूनियन यानी कि पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट में लिखी चीज़ों पे सिर्फ स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट में लिखी चीज़ों पे दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो इसके अभी जो हमने बात की उससे रिलेटेड एक केस लॉ था AH वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ बॉम्बे 1948 में, जिसमें ये कहा गया जो हमारे पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक सॉवरेन लेजिस्लेचर है और इन दोनों की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की वैलिडिटी को कभी भी म्यूनिसिपल कोर्ट्स में नहीं चैलेंज किया जाएगा।
और उनके जो भी उनकी जो भी इनवैलिडिटी या वैलिडिटी की चैलेंजिंग होगी वो सिर्फ सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन होगी। जैसे कि स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट दी गई हैं, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट, उसके बेसिस पे होगा। फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन ना हो रहे उन बेसिस पे होगा, या फिर अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ वही प्रोविजंस को लेकर के जो हमारी सॉवरेन लेजिस्लेचर उनकी पावर्स की, उनकी लॉज की वैलिडिटी को चेक किया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था जो हमारी 245 क्लॉज 1 में दी हुई चीज़ है सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली इंटरप्रेट यही करना चाह रही है कि अगर कोई भी वैलिडिटी सॉवरेन लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज के लिए चेक की जाएगी तो वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हीं को ध्यान में रखी होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगी। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि जो 245 वो कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगा कंट्री और उसके किसी पार्ट के लिए, और स्टेट जो है वो सिर्फ स्टेट के लिए लॉज बना सकता है या उसके किसी पार्ट के लिए। बट इसका एक एक्सेप्शन आता है जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस भी कहते हैं। टेरिटोरियल इसका जो सीधा सा डेफिनेशन है वो द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट द लॉ मेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड ऑफ दैट स्टेट अनलेस देयर इज अ सफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। अब इसे समझते हैं, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी स्टेट वो अपनी पावर्स के बियॉन्ड या अपने स्टेट के बियॉन्ड कोई और लॉ बनाएगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा 245 में, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा एक्सेप्ट या अनलेस जब तक उस स्टेट और उस ऑब्जेक्ट में कोई कनेक्शन ना हो। मीन्स अगर स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है या दो स्टेट्स के बीच में ऑब्जेक्ट और उस स्टेट का कोई कनेक्शन है तो फिर ये एक्सेप्शन या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस ये अप्लाई होगा और वो लॉ वैलिड माना जाएगा। तो जैसा कि भी हमने बताया ना कि 245 बात करें कि अगर स्टेट अपनी पावर्स अपनी जो उसको पावर्स दी गई उससे बियॉन्ड जाकर कोई लॉ बनाया जाएगा तो वो वॉइड माना जाएगा। बट उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, यानी कि अगर स्टेट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक नेक्सस बनता है, एक कनेक्शन बनता है, तो वो स्टेट के द्वारा बनाया गया वो लॉ अपनी टेरिटरी के बाहर भी दूसरे स्टेट में भी बनाया गया लॉ वो वैलिड माना जाएगा। इसका जो सबसे लीडिंग केस है वो है वॉलेस ब्रदर्स वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे 1948। इसमें क्या होता है, एक कंपनी होती है जो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड होती है और उसकी एक पार्टनरशिप फर्म इंडिया से वर्क कर रही होती है और जो मेजर पार्ट ऑफ द इनकम होती है वो उसको इंडिया से जनरेट हो रही होती है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो होती है इंडिया की वो उस एंटायर बिजनेस पे, उस एंटायर कंपनी पे, उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगाना चाहती है। तो प्रीवी काउंसिल क्या बोलता है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को यूज़ करता है या डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को अप्लाई करता है और कहता है कि जो मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है या मेजर पार्ट ऑफ द इनकम है वो इंडिया से जनरेट हो रही है, तो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी उस पर टैक्स इम्पोज कर सकती है और वो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का यूज़ करके जो इनकम टैक्स अथॉरिटी थी इंडिया को उस टैक्स लगा रही थी उसको वैलिड कर देती है। इसी में एक दूसरा लीडिंग केस है हमारे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस IMDC 1957 का। इसमें क्या होता है, एक बैंगलोर की एक पब्लिशिंग कंपनी होती है न्यूज़पेपर की जो एक लॉटरीज निकालती है और वो लॉटरीज जिस पेपर में वो छापती है वो पेपर सबसे ज़्यादा बॉम्बे में बिकता है। बॉम्बे में लोग उसे खरीदते हैं, उस लॉटरीज का, उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जो बॉम्बे अथॉरिटी होती है वो अपने लॉज में चेंज लाती है और जो कॉम्पिटिशन्स आउटसाइड दी बॉम्बे प्रिंट हो रहे होते हैं बट उनका फ़ायदा यहाँ यहाँ बॉम्बे में लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, उस पर उसकी पब्लिश पे या उसकी यूज़ पे टैक्स इम्पोज करना चाहती है। तो रिस्पोंडेंट होते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस है वो तो बैंगलोर में है, तो वो बॉम्बे की स्टेट उस पर कैसे टैक्स इम्पोज कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो वहाँ उनकी ना ऑफिस है ना कंपनी है ना कुछ है, वहाँ पे तो सिर्फ वो पेपर पब्लिश हो रहा है इन जनरल। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है वो ये कहती है
कि ये भले ही वहाँ पे बन रहा है, प्रिंट हो रहा है, बट बॉम्बे में ही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बॉम्बे के लोगों से उसे सबसे ज़्यादा इनकम हो रही है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बताता है ये जो ऑब्जेक्ट है स्टेट का, वो एक परफेक्ट टेरिटोरियल नेक्सस बनाता है टैक्स इम्पोज करने के लिए, को इम्पोज करके सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे लेजिस्लेचर को अलाउ कर देती है रेस्पोंडेंट से टैक्स लेने के लिए इस चीज़ पे। तो ये हमने आर्टिकल 245 किया विद डॉक्ट्रिन और विद इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन एंड इम्पॉर्टेंट केस लॉज, जो हमारी आंसर राइटिंग में भी काम आ सकते हैं। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे जो डिवीज़न हुआ है और 7th शेड्यूल की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और फॉलो माय चैनल एंड वीडियोज़।